एवरीसिटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम एसएसटी क्लास को आपको लेके चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे आपका एसएसटी का सामाजिक विज्ञान की क्लासेस है और ये क्लासेस डेली आपकी चलेंगी। तो आप क्लासेस डेली जरूर से जरूर लिया करिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। पूछा है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। ऑप्शन सी है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का समय है। फिर उसके बाद आपका 1, 2, 3, 4 करके दिया है। एक में दिया है ए और बी सही है, सी गलत है। ए और सी सही है, बी गलत है। बी और सी सही है, ए गलत है। ए, बी और सी सभी गलत हैं। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा। आप पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अपना क्वेश्चन आंकिएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो चलिए यहाँ पे हम आइए आंसर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। कि यहाँ पे आपके ये तीनों गलत होंगे, ए, बी, सी, ये तीनों क्या होंगे, आपके गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में क्या होती है, जो हवाएं होती है या पवन होती है, वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब की ओर बहती है। कहाँ बहती है ये? बंगाल की खाड़ी और कहाँ बहती है? अरब की ओर बहती है। ठीक है, अरब की ओर बहती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो शरद ऋतु है उसमें मानसून के लौटने का मौसम होता है। शरद ऋतु में क्या होता है कि मानसून के लौटने का क्या होता है, समय होता है। और इस समय जो पवन होती है वो स्थल भागों से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। वो क्या करेगी, स्थल भागों से वो लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, लौटाया नहीं है। इन्होंने कहा कि स्थल की ओर बहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या कहती है, स्थल की ओर क्या करती है, लौट जाती है। और ये मानसून लौटने का मानसून होता है। क्या होता है ये? लौटने का मानसून होता है आपका। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। 32 में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन 1 है गंगा ब्रह्मपुत्र, 2 है नर्मदा एवं तापी, 3 है महानदी एवं गोदावरी, 4 है कृष्णा एवं कावेरी। तब सभी आंसर बताइएगा। थोड़ा मेरा गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र क्या है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है, ये निर्माण करती है। किसका? सुंदरबन डेल्टा का। ये सुंदरबन क्या है, डेल्टा है, उसी का क्या करती है, ये निर्माण करती है। अब आइए इनका देख लेते हैं है क्या इसमें। ये क्या करती है, बड़ी तादाद में क्या करती है, यहाँ पे सुंदर क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदर बन पड़ा। इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर पेड़ मिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा सुंदर बन पड़ा। अब इसमें क्या है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या होती है, एक विशाल डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती है, ये विशाल डेल्टा का निर्माण कर लेती है। उसके बाद क्या करती है कि ये इसी डेल्टा का नाम क्या पड़ा, सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। ठीक है, समझ में आया। जैसे देखिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये कहाँ गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। उसी डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन कहते हैं, सॉरी सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। आप समझ के थोड़ा पढ़िएगा, तो ये इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकते हैं। 33 का देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन ए है क्षोभमंडल, 2 है समतापमंडल, 3 है मध्यमंडल, 4 है वायुमंडल। ठीक है, आंसर बताइएगा आप सभी। देखिए इसमें आपके 60 क्वेश्चन पूरे हैं, मैं 60 क्वेश्चन लेके चलूंगी, तो आप वहाँ पे देखिएगा और हम फटाफट से करेंगे टाइम को मैनेजमेंट करते हुए।
आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा मेसोस्फीयर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा मेसोस्फीयर, मतलब मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। मेसोस्फीयर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आइए मेसोस्फीयर क्या है देख लेते हैं कुछ। आइए देखते हैं मेसोस्फीयर के बारे में। ये जो हमारा मेसोस्फीयर होता है यह मतलब मध्यमंडल होता है। ये वायुमंडल का तीसरी परत है। कौन सी परत है आपकी, वायुमंडल की तीसरी परत है, तीसरी परत है। और ये क्या होता है कि समताप मंडल की क्या होता है, ठीक ऊपर होता है। इसके नीचे क्या होता है, इसके समताप मंडल ये जो है इसके जस्ट ऊपर ही होता है हमारा मध्यमंडल। कौन होता है, मध्य मंडल। और ये लगभग क्या होता है 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होता है, फैला होता है। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, मतलब कि ये 80 किलोमीटर ऊपर तक गया हुआ रहता है। ठीक है। और ये जो उल्का पिंड हमारे हैं वो क्या होते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं वो इस परत में आते ही क्या होते हैं, तुरंत जल जाते हैं। जैसे ये उल्का पिंड इस अंतरिक्ष में आएंगे तो वो क्या होते हैं, तुरंत जलने लगते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है, कमी होने लगती है। और जब आप क्या करेंगे कि 80 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो वहां पर पहुंचते ही क्या होता है, वहां का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो क्या होगा कि जो पिंड होते हैं वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा आपतन का संबंध है। ऑप्शन 1 है वायुदाब के साथ, 2 है मौसमी पवनों के साथ, 3 है सूर्य ऊर्जा के साथ, 4 है बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैसों के साथ। तो आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये सूर्य ऊर्जा के साथ होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 सूर्य ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें देखिए मिलान करना है, तो आइए हम मिला लेते हैं कि इसमें कौन कहाँ कैसे होगा। तो उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए शंकु आधारित जो वन होता है हमारा वो कहाँ होता है, तो ये मिला लेते हैं। ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष है। तो ये नरम काष्ठ वाले क्या है, सदाबहार वृक्ष है। भूमध्य सागरीय वनस्पति दूसरा क्या है, तो ये कहाँ होगा कि महाद्वीपी का पश्चिमी एवं पश्चिमी किनारा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आप सभी मिलाते रहिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं ये हमारे, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन बचा, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होता है। तो ये देख लेते हैं जो हमने मिलान किया है वो उसमें से हमारा सही कौन होगा। तो 1 का हमने क्या लगाया था, 3 लगाया था, 2 का हमने 4 लगाया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 का 3 और 2 का 4 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी है सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां मगर हाथी शेर पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए है कि ए गलत है परंतु बी सही है, 2 है ए सही है परंतु बी गलत है, 3 है ए और बी दोनों सही है, 4 है ए और बी दोनों गलत है। तो आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से आप सभी आंसर बताएगा कि क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए और बी हमारा क्या है, दोनों सही है। ए और बी दोनों क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सही। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कहाँ का, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, कौन, सहारा रेगिस्तान। आपको पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो ये सहारा रेगिस्तान है। और ये जो फैला हुआ है ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 8.54 वर्ग किलोमीटर। सोच लीजिए वर्ग किलोमीटर में फैला है तो ये कितना बड़ा होगा, वो भी लाख में फैला है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो सहारा रेगिस्तान है वो पहले क्या था कि पूरा हरा भरा था। पहले क्या था, पूरा हरा भरा था। लेकिन अभी क्या है कि उसके गुफाओं में, और जब वो हरा भरा था तो गुफाओं में अनेक प्रकार के क्या थे, चित्र लगे हुए थे। जैसे नदी का हो गया, मगरमच्छ का हो गया,
तो ये सारे चित्र वहाँ पे लगे हुए थे। और उसके बाद देखिए कि तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे पहले क्या था, बहुत ये हरा भरा था, लेकिन बाद में वहाँ का क्या हुआ, वायु परिवर्तन हुआ और वहाँ पे शुष्क प्रदेश में वो बदल गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, दोनों सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मुझे कोल्ड है, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो देखिए डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ऑप्शन ए है ए, बी और सी तीनों सही है। 2 है ए और सी सही है परंतु बी गलत है। 3 है बी और सी सही है परंतु ए गलत है। 4 है ए और बी सही है परंतु सी गलत है। तो फटाफट से आप सभी बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका। देखिए डॉल्फिन के बारे में पूछा है और उनके बारे में बताया है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती हैं, कि ये अभ्यारण्य बिहार में पाई जाती हैं, कि डॉल्फिन अवस्थित जल की शुद्धता का पता चलता है। तो क्या होगा, तो ये हम देखते हैं हमारा ए, बी, सी तीनों क्या होंगे, सही होंगे। ये तीनों क्या होंगे, हमारे सही होंगे, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये अलवर जल में भी डॉल्फिन पाई जाती है और बिहार राज्य में भी अवस्थित होती है। और ये जो होती है जल की शुद्धता का भी पता चलता है अगर डॉल्फिन की उपस्थिति है जल में तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, सॉरी 37 हुआ, 38 देखते हैं हम क्या है। 38 में पूछा है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। ऑप्शन ए है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। 2 है मीथेन और नाइट्रोजन। 3 है मीथेन और हाइड्रोजन। 4 है मीथेन और हीलियम। तो फटाफट से बताइएगा कि इसमें जो हमारा बायोगैस है वो किसके लिए किसका मिश्रण है, अनिवार्य रूप से किस चीज का मिश्रण है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, आप सभी आंसर पहले बताइएगा। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा हमारा होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा कि जो हमारा बायोगैस है अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मिश्रण है। बायोगैस का जो ये विभिन्न घटक का क्या है, ये मिश्रण है। बायोगैस के विभिन्न घटक का क्या है, मिश्रण है। बायोगैस आप लोग पढ़े होंगे। और इसमें जो मीथेन होता है आपका वो 55 से 57% तक होता है, सॉरी 75% तक होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 25 से आपका लगभग 50% तक होता है इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ मात्रा में अदर गैस होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा है, देखते हैं। 39 पूछा है हमसे कि संसाधन के बारे में ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। बी है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक है ए गलत है परंतु बी सही है। दो है दो सही है परंतु बी गलत है। 3 है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। चौथा है ए और बी दोनों सही परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। तो आंसर बताइएगा। देखिए संसाधन के बारे में आपसे पूछा है तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आप संसाधन के बारे में पढ़े होंगे तो संसाधन के बारे में देखिए क्या पूछा है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये हमारा संसाधन है, देखिए मूल्य का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मूल्य का मतलब होता है महत्व। आर्थिक मूल्य का मतलब क्या होता है, महत्व होता है, महत्व। तो क्या दिया है आपका कि सभी संसाधन का आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, एक तरीके से मानते हैं आर्थिक महत्व होता है, लेकिन तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो कहा है कि जबकि कुछ संसाधन का जो आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, सारे संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी संसाधन है तो सारे संसाधन सिर्फ आपके आर्थिक मूल्य से जुड़े हुए हैं। एक तरीके से समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास बाइक है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे आर्थिक के लिए जोड़ रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कमाई के लिए जोड़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि धातु का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, कोई भी धातु है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन एक जो मनोरम भव्य दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है
और ये दोनों संसाधन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी चीज का आर्थिक मूल्य भी नहीं होता है तो भी वो क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। इन्होंने कहा है कि संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, इन्होंने कंपल्सरी बता दिया कि आर्थिक मूल्य ही होता है, ऐसा नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है तो भी उसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है परंतु बी सही है। ए क्या है, गलत है परंतु बी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 40 क्वेश्चन क्या है। 40 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस ईंधन, 2 है कोयला ईंधन बायोगैस, 3 है विद्युत जल विद्युत भूतापी ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा, 4 है परमाणु ऊर्जा सौर ऊर्जा जल विद्युत। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर होगा खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। इसमें आपका मिलान करना है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है वर्गीकरण का आधार, बी है संसाधन के प्रकार, विकास व प्रयोग का स्तर। देखिए विकास व प्रयोग का स्तर आप कहाँ मिलान करेंगे, तो ये आपका होगा संभाव्य और वास्तविक होता है। क्या होता है, संभाव्य और वास्तविक, ये सेम सेम ऐसे ही मिल जाएंगे। उद्गम, उद्गम जो आपका होगा वे जैव और अजैव होगा। उत्पत्ति या उद्गम, ठीक है, उद्गम को उत्पत्ति भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जैव अजैव होगा। तो ये देखिए सामने सामने दे दिया है विवरण के आधार पर, तो सर्वव्यापक और स्थानिक होगा। ये यहाँ पे सेम सेम होगा, भंडारण नवीनीकरण होगा। तो मतलब इन तीनों का एकदम सामने सामने ही आंसर दे दिया है, तो ये बहुत ही आसान है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। 42 में पूछा है कि कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। देखिए यहाँ पे कथन दिया है आपको ये भारत के बारे में, तो आपको यहाँ पे सोच समझ के आंसर देना है। ऑप्शन 1 है कि ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 है ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, चौथा है ए एवं बी दोनों सही है परंतु ए का कारण बी नहीं है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे होगा कि ऑप्शन ए एवं बी क्या है, दोनों सही है, लेकिन ए जो है आपका कारण बी का नहीं है। ए कारण बी का क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बार इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो 12,000 साल पहले दुनिया में की जो जलवायु थी वो कई बदलाव लाए। गर्मी बढ़ने लगी उससे, उसके बाद क्या हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो जब गर्मी बढ़ने लगेंगे तो क्षेत्र क्या होंगे, मैदानी बनने लगेंगे, और क्षेत्र मैदानी बनने लगे और उसके बाद क्या हुआ, जैसे हिरण, बारहसिंगा, गाय, बकरी, उन जानवरों क्या किए, थोड़ा संख्या क्या हुई, बढ़ी, और जो घास को खाकर क्या किए, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। अब देखिए बी कैसे नहीं सही, कारण बी नहीं सही है क्योंकि जब गर्मी से संख्या क्या हो, मैदान की घास क्या हुई कि जब मैदान की घास बनने लगे तब ये क्या हुए कि ये चीजें बढ़ने लगी और उसे खा के क्या किए, ये जानवर जिंदा रहने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 का। हम देखते हैं पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन ए है वह स्थान जहाँ वस्तु के अवशेष मिलते हैं, बी है ए केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, सी है ए केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, डी है ये समुद्र और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते। ऑप्शन 1 है केवल ए, 2 है केवल ए और बी, 3 है केवल ए बी और सी, 4 है केवल डी। आंसर बताइएगा आपसे फटाफट। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि वह स्थान जहाँ वस्तु के अवशेष मिलते हैं, तो यहाँ पे केवल ए सही होगा। तो देख लेते हैं जो हमारा 43 है इसके बारे में देख लेते हैं। पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं, तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ प्राचीन औजार, बर्तन, इमारत जैसी अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ प्राचीन मतलब पुराने औजार हो गए, आपके बर्तन हो गए, ठीक है, औजार हुए, बर्तन हुए, इमारतें हुई, तो इन लोगों के क्या हो गए कि जो अवशेष मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुरास्थल कहते हैं। और ऐसी वस्तु का जो निर्माण होता है लोग अपने क्या करते हैं, काम में लाते हैं। जैसे कुछ चीजें हम क्या करते हैं, अपने काम में लाते हैं, वही चीजें हमें क्या होती हैं, वहाँ पे मिलती हैं, बाद में भी उन्हें क्या करते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। अब जैसे हम अभी यहाँ पे इस काल में है तो हम चीजें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जब हम हमारा अंत हो जाएगा तो हम चीजें यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, तो जो आने वाले लोग हैं वो उससे क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, तो उससे पाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पुरास्थल कहेंगे। ठीक है, और ये
पाई कहाँ जाती है, जैसे जमीन के अंदर हुआ, कभी कभी समुद्र में हुआ, कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं, इस तरीके से चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ऑप्शन ए है पत्थर की मूरे, बी है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी है लोहे से बनी तकलियां, डी है सोने से बने बर्तन। ऑप्शन एक है केवल ए तथा सी, 2 है केवल ए तथा डी, 3 है केवल ए बी तथा सी, 4 है केवल बी सी तथा डी। तो बताइएगा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो क्या बनाते हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा ए और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए और डी क्या होगा, सही होगा। मतलब जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या बनाते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे और क्या बनाते थे, सोने से बने बर्तन बनाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। महापाषाण काल से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक पाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ऑप्शन ए है हड्डियों की संरचना, बी है कंकालों के साथ मिले आभूषण, सी है कंकालों के आकार, डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ऑप्शन एक है केवल ए, 2 है केवल ए तथा बी, 3 है केवल ए तथा सी, 4 है केवल डी। आंसर बताइएगा क्या होगा। कि अगर आप कंकाल देख रहे हैं, ठीक है, महापाषाण कब्र में 2 कंकाल आपको मिले हैं जैसे, तो उनमें से ये पूछा है क्वेश्चन कि जो कंकाल है वो महिला का है या पुरुष का है, आप कैसे पहचान करेंगे। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसमें से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनकी हड्डी की जो संरचना होती है उसका हम पता लगाएंगे। ठीक है, उसकी हड्डियों की संरचना का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, केवल ए, उनके हड्डी का पता लगाएंगे। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि उनके गहनों से पता लगाते हैं, लेकिन तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है क्योंकि गहने पुरुष भी उस टाइम पहनते थे। तो हम हड्डियों की संरचना से पता लगाएंगे, क्योंकि ये जो औरतें होती हैं वो क्या करती है, बच्चों को जन्म देती हैं। तो उनमें क्या होती है, एक होती है मेखला, मेखला मतलब कुल्हा। क्या होता है, मेखला, मेखला या जो कुल्हा होता है वो पुरुष से ज्यादा चौड़ा होता है। जो उनका कुल्हा होता है वो क्या होता है, पुरुष से ज्यादा चौड़ा होता है। तो इसलिए पता चल जाता है कि ये जो कंकाल है वो किसी औरत के हैं या किसी पुरुष के हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ऑप्शन ए है वेदों की रचना की शुरुआत, बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी है इनाम गांव में कृषकों का निवास, डी है चरक। प्रारंभिक काल से शुरू करके देखिए, यहाँ पे आरोही क्रम में लेके जाना है आपको। पहले कौन आया, क्या किया, ये चीजें देखनी है। आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए ये पहले क्या होगा, वेदों की रचना की शुरुआत, ठीक है, फिर होगा महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, ठीक है, फिर सी में आएगा इनाम गांव कृषकों का निवास, डी आपका होगा चरक। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में दिए ही हुए हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे है, आरोही क्रम में कैसे दिए हैं। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। अब देखिए वेदों की संरचना क्या थी, ये 3500 क्या थी, 3500 साल पहले थी। और जो महापाषाण का निर्माण का था ये 3000 था। अब देखिए यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, ये 3000 था। फिर उसके बाद क्या है कि इनाम गांव में क्या था, 3600 से 2700 साल पहले था। कितना था, 3600 से ये भी यहाँ पे क्या हुआ, 2700 साल पहले था। फिर उसके बाद जो चरक है वो 2000 साल पहले था लगभग। कितना था, 2000 साल पहले लगभग था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम मतलब उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। ये क्या है, अवरोही क्रम में पूछे हैं। ऑप्शन ए है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, बी है उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग की शुरुआत, सी है आर्यका मैडू पतन में बसना, डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो क्या होगा इसमें, फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी। तो इसमें देखिए क्या होगा आपका, पहले क्या आएगा, सी आएगा, पहले क्या आएगा आपका, सी आएगा। फिर क्या होगा, ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आपका डी आएगा, तीसरे नंबर पे आपका आएगा ए, चौथे नंबर पर आपका आएगा बी। ठीक है,
तो आप इस तरीके से इसे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा CDAB कौन सा है, तो आपका CDAB ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है। कथन देखिए इसे पूछा है, कथन वाले क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं, कथन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कथन ए है, चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं के की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा इसका आप सभी क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है आपको, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे होगा ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे चोल वंश जो है, मतलब चोल मंदिर का जो धार्मिक सामाजिक संस्कृति जीवन केंद्र थे, ये सही है, ठीक है, लेकिन तो इसका सही जो स्पष्टीकरण ए का है वो बी नहीं है। ठीक है, ये बी नहीं है। चोल वंश में ऐसा माना जाता था उस टाइम कि जो मंदिर का जो भीतरी भाग होता है उसमें देवी देवताओं की क्या होती थी, कांच की मूर्तियां रहती थी। लेकिन इसके अलावा क्या होती थी वहाँ पे, जैसे राजा हुए और उनके क्या हुए भक्त हुए, उनकी भी क्या होती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। और राजा की मूर्ति इसलिए बनाई जाती थी कि वहाँ पे जो उनका ये उद्देश्य था राजा की मूर्ति स्थापित करने का, कि जो वो राजा है उन्हें वो देवता के रूप में प्रसिद्ध करना चाहते थे, कि मतलब ये जो राजा है यहाँ के क्या है, देवता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। 49 पूछा है कि कथन, यहाँ पे भी देखिए पूछा है, कथन ये है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद में पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। ऑप्शन 1 है ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 ए तथा बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिए जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और इसी में आप यहाँ से वहां कर जाते हैं आंसर को। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होगा। ए सही है लेकिन बी यहाँ पे क्या है, गलत है। देखिए जो दिल्ली सल्तनत के समय क्या था कि तवारीख लेखकों की जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद के आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ये सही है बिल्कुल, लेकिन उनके विचारों में सारे लोग सहमत होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं थे, तो इसके लिए ये क्या है, ये क्या है आपका गलत हो। ये क्या है कि यहाँ पे उनके विचार से लोग क्या थे, सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए सही होगा किंतु बी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है। कथन पूछा है, देखिए ए पूछा है कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन बी है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन 1 है ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि हमारा ए गलत है और बी क्या है, सही है। ठीक है, ए गलत है लेकिन क्या हमारा बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो रजिया ने अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम बिल्कुल नहीं पैदा किया था। ठीक है, ये कथन गलत कहा गया है और ये सही कहा गया है कि मतलब पुरुष की स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठतम होते हैं, ये इन्होंने दर्शाया है। जो तारीखे के लेखक थे वो सामाजिक लिंग भेद के तौर पर इन्होंने दर्शाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ए गलत है, बी सही है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, इस पे भी देखिए आपका कथन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन कथन ए है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। कथन बी है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ साथ
के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा कथन को। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 है ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, 4 है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पे। अकबर जहांगीर का देख लीजिए, वहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा आप सभी कथन को। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए बी क्या है, हमारे दोनों सही है और ए का कारण बी है। ठीक है, ए का जो कारण है वो कौन है, बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्या थे, सुलह एक कुल विचार को शासन सिद्धांत बनाए। ठीक है, फिर इसी का कारण क्या है, बी भी है कि इसी की वजह से अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, धार्मिक रीति मतांधता बल देते हैं तो इसी की वजह से क्या होते हैं, अक्सर वो लोग कट्टर होते हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, ए का कारण क्या है, बी है। ये सुलह एक कुल बनाने की वजह से ही इसका कारण बी हमारा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। 52 में पूछा है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी, जनजाति समाज कई आसान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऑप्शन 1 है ए सही है किंतु बी गलत है, 2 है ए गलत है किंतु बी सही है, 3 है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, 4 है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन लेके चलेंगे। 30 क्वेश्चन ये आपके पूरे कथन वाले ही ज्यादा से ज्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हम आपको वो लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, पहले आप आंसर बताइएगा हमें। यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारा ए गलत है लेकिन बी क्या है, हमारा सही है। ए क्या है, हमारा गलत है और बी क्या है, हमारा सही है। दिल्ली सुल्तानों और मुगलों ने के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके उसमें ज़्यादा सरल हो गया था। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्या है बड़े हिस्से में समाज वर्ग के नियम अनुसार पहले से ही क्या थे, विभाजित थे। इनके क्या थे कि जो समाज वर्ग थे वो उनके नियम के अनुसार पहले से विभाजित थे। ब्राह्मण द्वारा सुझाव दिया गया कि ये जो बड़े बड़े राज्य और राजाओं को क्या करें, स्वीकार किए गए थे। ठीक है, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण द्वारा सुझाव दिए गए कि जो नियम है ये बड़े बड़े राज्य के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। और फिर क्या हुआ था उसमें कि ऊंच नीच अमीर गरीब के बीच क्या हुआ, फैसला क्या हुआ, फासला बढ़ गया। ठीक है, उसमें क्या हुआ, फासला बढ़ गया। जब फासला बढ़ा तो ये समाज इतना सरल तो होगा नहीं। ठीक है, जब यहाँ पे जातिवादिता बढ़ गई, भेदभाव बढ़ गए तो ये आपके समाज इतने आसान नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा ए गलत होगा, बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं, ए गलत किंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है हमारे। 53 का देख लेते हैं क्या है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं, कथन 1 है आपका ये, मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी है, बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। अब देखिए यहाँ पे कौन सही ऑप्शन आपको ये बताना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कि ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ठीक है, जो ए हमारा है ये बी को क्या किया है, सुनिश्चित किया है कि जो बहादुर शाह जफर ने मुखिया शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का संघ क्या किया, भारतीय राज्यों के संघ का एक आह्वान किया। ठीक है, तो यही क्या किया है, बी ने उससे क्या किया है, ए को क्या किया है, सुनिश्चित किया है। ठीक है, जब उन्होंने क्या की, बगावत की पक्ष में बदल दी, जैसे कि रातों रात जब बदल दी तो उन्हें लड़ने के आह्वान को क्या किया, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए गलत पूछा है, यहाँ पे आपको नीचे डैश भी लगा के दिया है।
ताकि आप यहाँ पे गलती ना करें। लेकिन आप हाँ नहीं में बहुत गलती करते हैं, तो आप गलत सही ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ा करिए। ऑप्शन 1 है पंडिता रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। 2 है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। 3 है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। 4 है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पूछा क्या है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है गलत है। मतलब जो महिलाएं थी उनकी जाति में सुधार के लिए कौन सा विकल्प इसमें से गलत है वो उन्होंने पूछा है। तो आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये हम महिलाओं से बिल्कुल संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये विधवा गृह की स्थापना है ये महिला से संबंधित है, और जो कानून बनाने की स्थापना है ये भी महिला से संबंधित है, और विधवा विवाह का भी सुझाव भी ये क्या है, महिला से ही संबंधित है। ये तीनों इनके सुधार के लिए किए गए, लेकिन ये जो हमारा हिंदू धर्म का था ये भी इनके सुधार के लिए नहीं किए गए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत विकल्प पूछा है, तो गलत विकल्प हमारा सही होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, 2 है कर्नाटक, 3 है महाराष्ट्र, 4 है आंध्र प्रदेश। तो फटाफट से आंसर बताइएगा कि जो हमारा तेलंगाना है वो राज्य के पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा तेलंगाना है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और जो तेलंगाना है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से क्या हुआ है, अलग होकर क्या हुआ, भारत का 29वां राज्य बना है। भारत का 29वां क्या बना है, राज्य बना है। ठीक है, लेकिन अलग किससे हुआ है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और जो इसका गठन वो 2 जून 2014 हुआ था, 2 जून 2014 में हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ऑप्शन ए है इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचनी चाहिए। बी है इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी है इसे दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 1 है केवल ए और बी, 2 है केवल बी और सी, 3 है केवल ए और सी, 4 है केवल ए, बी और सी। आंसर बताइएगा आप सभी। संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा केवल 1 और 3 हमारा क्या होगा, सही होगा यहाँ पे। ठीक है, केवल 1 और 3 मतलब आपका ए और सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ए और सी। ठीक है, ए और सी में आपका क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों की सूचना पहुंचनी चाहिए। सी में दिया है आपका कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन 1 है स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। 2 है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। 3 है प्लास्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। 4 है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ जाना। तो आंसर बताइएगा आप सभी। यहाँ पे आंसर बहुत ही आसान है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि उदाहरण नहीं है। देखिए स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की कर रही है फुटबॉल खेलती हुई, तो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों फुटबॉल खेल सकते हैं ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता नहीं चल रहा है। अब चाय में सिर्फ माँ को ही लाया गया है, तो मतलब यहाँ पे है ऐसा इन्होंने कर दिया कि माँ ही चाय बनाएगी या माँ ही खाना बनाएगी, माँ ही किचन का काम करेगी, एक पिता नहीं करेगा। तो ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लिपस्टिक में ऐसा नहीं है कि मेकअप सिर्फ औरतों का ही हो सकता है, क्या होता है यहाँ पे पुरुषों का भी हो सकता है। तो यहाँ ने स्पेशली औरत को दिखाया है, तो इन्होंने रूढ़िवादिता की है।
गाड़ी के विज्ञापन में क्या किया है, महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर में छोड़े जाना, मतलब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी रूढ़िवादिता लिया है। तो रूढ़िवादिता हमारा किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। 1 2 ये 2 3 4 बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 57 से 58 पे आते हैं हम। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। ऑप्शन ए है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। एक है अंटार्कटिका, 2 है ऑस्ट्रेलिया, 3 है दक्षिण अमेरिका, 4 है अफ्रीका। तो आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होगा, ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं 59 क्या है। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ऑप्शन 1 है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। 2 है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। 3 है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। 4 है सूर्य से बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और ये सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। चलिए आंसर होता है आप सभी कि जब सौरमंडल से आप जैसे जैसे दूर जाते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ग्रहों की जो प्रक्रमण होती है वो क्या होता है, जो परिक्रमण की जो अवधि होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, अवधि क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा जो 30 क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। ऑप्शन ए है प्रदीप्ति वृत्त एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी है प्रदीप्ति वृत्त एवं अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। सी है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी है किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। आपको कल्पना करना है कि जो पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, जो कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो। पृथ्वी हमारी क्या है, कक्षीय समतल की ओर झुकी, अगर नहीं झुकी होती तो क्या होता है, इनमें से आपको ये आंसर बताना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ए और सी क्या होगा, दोनों सही होगा। ठीक है, ए और सी क्या होगा, दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मतलब ए भी हमारा सही होगा और सी भी होगा। प्रदीप्ति एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती अगर ये कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो, और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी क्या है, समतल की ओर नहीं झुकती तो हमारा अगर ठंड है तो ठंड ही रहता, गर्मी है तो गर्मी रहता, उसी पे हम क्या आते अटके रहते, कभी भी हमारा मौसमी परिवर्तन नहीं होता कि ठंड हुआ फिर बरसात हुई फिर आपका गर्मी आ गया, ऐसी चीजें क्या होती परिवर्तित नहीं होती। तो चलिए यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसे पढ़िएगा। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन आपके हैं वो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो आप सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी से।